हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कल्पित पुनानी। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही आईएमपी टॉपिक है और इसे मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि ईसीटी जो है वो ट्रीटमेंट है किसका, साइकोटिक डिसऑर्डर का। जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उसमें हम ईसीटी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं और उसकी जितनी भी मेंटल डिसेबिलिटीज है उनको रिड्यूस करते हैं। तो देखते हैं हम ईसीटी थेरापी। ईसीटी थेरापी देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, क्या ताकि जितने भी अपडेट्स है वो आप तक पहुंच सके। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी में पहले देखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। तो ईसीटी की थेरापी में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी इज ए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थेरापी इन विच इलेक्ट्रिकल करंट इज फ्लो which helped by electrodes placed on bilaterally frontotemporal region and produce two type of convulsion, tonic and clonic. Okay, ये है हमारा ईसीटी का डेफिनेशन। ईसीटी का डेफिनेशन में ईसीटी इज ए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थेरापी। ओके, ये एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थेरापी है इन विच इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को हमें फ्लो करवाना है। विच हेल्प बाय इलेक्ट्रोड्स, किसकी मदद से, इलेक्ट्रोड्स की मदद से। और ये इलेक्ट्रोड हमें प्लेस ऑन बाइलेटरली, ये हमें कहाँ प्लेस करना है, बाइलेटरली फ्रंटोटेम्पोरल रीजन में। जो फ्रंटोटेम्पोरल जो रीजन होता है वो रीजन में बाइलेटरली इलेक्ट्रोड को प्रेस करना है और ये इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करेंगे टू टाइप ऑफ कन्वर्जन, टोनिक एंड क्लोनिक। ओके, रिपीट में करता हूँ। ईसीटी इज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थेरापी और ये थेरापी के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे विच हेल्प बाय इलेक्ट्रोड प्लेस ऑन बायलेटरली फ्रंटोटेम्पोरल रीजन। फ्रंटोटेम्पोरल रीजन में हमें इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना है और ये इलेक्ट्रोड्स टू टाइप ऑफ कन्वर्जन, टोनिक एंड कोलिक को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, ईसीटी थेरापी एक साइकेट्रिक का बहुत ही आईएमपी मैनेजमेंट है और इससे कई साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज जो है वो रिड्यूस हो सकती है। तो आगे देखते हैं हम पैरामीटर्स ऑफ ईसीटी कि हमें उसके कितने वोल्ट में देना है, कितने ड्यूरेशन तक देना है, उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, उसको कितने टोटल नंबर्स के अंदर देना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे वोल्टेज। वोल्टेज में हमें इलेक्ट्रिक करंट को 70 से 120 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है। उसके बाद ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हमें 0.7 टू 1.5 सेकंड तक हमें इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट रखना है। और थर्ड वन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें 3 टाइम्स पर वीक और एज इंडिकेटेड, कि हमें कोई एक इंडिविजुअल को जैसे हम ईसीटी दे रहे हैं उसको एक वीक में 3 टाइम्स तक हमें ईसीटी प्रोवाइड करवानी है। और लास्ट में लास्ट पैरामीटर है हमारा टोटल नंबर, कितने नंबर्स के अंदर हम ईसीटी देंगे। तो 6 to 10, 6 से 10 मैक्सिमम नंबर तक हम ईसीटी दे सकते हैं। एंड अप टू 25 में बी प्रीफर्ड एज इंडिकेटेड, और जो उसको प्रीफर किया गया है तो 25 नंबर तक हम ईसीटी कोई भी एक इंडिविजुअल को दे सकते हैं। तो ये थे हमारे पैरामीटर्स और ये थे हमारी डेफिनेशन। ओके, तो देखते हैं हम ईसीटी में नेक्स्ट टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ ईसीटी, कितने टाइप की टेक्निक्स होती है और किस टाइप से हम ईसीटी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें पहला टाइप है डायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी में इन दिस ईसीटी इज गिवन इन द एब्सेंस ऑफ एनेस्थेसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन, कि ये जो टेक्निक है, ये जो टाइप है, उसमें हम ईसीटी पेशेंट को किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। इसमें कोई भी एनेस्थेसिया और कोई भी मस्कुलर रिलैक्सेशन मेडिकेशन के को दिए बिना हम ईसीटी देंगे, जिससे फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, हेडेक होने के चांसेस हो सकते हैं, रेट्रोग्रेड एमनेसिया होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए दिस इज अ नॉट कॉमनली यूज मेथड नाउ, इसीलिए इस मेथड को कॉमनली यूज में लिया जाता नहीं है। और दूसरी और लास्ट मेथड है हमारी मॉडिफाई ईसीटी। मॉडिफाई ईसीटी में इन दिस ECT is modified by drug induced मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड जनरल एनेस्थेसिया, कि ये मॉडिफाई ईसीटी में इस ईसीटी को मॉडिफाई किया गया है, जिसमें हम ये टेक्निक में डायरेक्ट ईसीटी में जो एनेस्थेसिया और मस्कुलर रिलैक्सेशन नहीं दे रहे थे उसमें हम देंगे। और कौन सी ड्रग देंगे, कि ड्रग गिवन इज एट्रोफिन सल्फेट एंड सोडियम पेंटोथल। ये जो एट्रोफिन सल्फेट है वो रिड्यूस सलाइवा और मसल्स को रिलैक्स करेगी, और ये जो सोडियम पेंटोथल है वो जनरल एनेस्थेसिया की एक्टिविटी शरीर बॉडी में दिखाएगी। तो ये थे डायरेक्ट ईसीटी और ये मॉडिफाई ईसीटी।
देखते हैं हम आगे ईसीटी में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स के, जो इलेक्ट्रोड हम प्लेस कर रहे हैं फ्रंटोटेम्पोरल रीजन में बायलेटरली। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रोड बायलेटरली और यूनिलेटरली किस तरह से प्लेस किए जाते हैं। उसमें पहली है बायलेटरलिसिटी। बायलेटरलिसिटी में ईच इलेक्ट्रोड्स is placed 2.5 to 4 centimeter above the midpoint on a line joining the tergus of the ear and the lateral canthus of the eye. ओके, बायलेटरल ईसीटी में कहा है कि हम इलेक्ट्रोड को ये जो आई का लेटरल कैंथस और ये ईयर का जो टर्गस है उसके बीच में हम एक इनविजिबल लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसके मिड पॉइंट के अबोव 2.5 to 4 सेंटीमीटर अबोव जाके यहाँ पे हमें फ्रंटोटेम्पोरल रीजन पे बायलेटरली इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन बायलेटरल ईसीटी। कैंथस ऑफ आई एंड टर्गस ऑफ द ईयर के बीच में इनविजिबल लाइन को ड्रॉ करना है और उसके मिड पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अबोव हमें इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। ओके, उसके बाद सेकेंड वन है हमारा यूनिलेटरल ईसीटी। यूनिलेटरल ईसीटी में इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओनली वन साइड ऑफ द हेड, कि हेड की वन ही साइड, हेड की कोई भी एक साइड ही हमें इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। यूजुअली नॉन डोमिनेंट साइड, नॉन डोमिनेंट साइड मतलब कि जो कोई इंडिविजुअल पर्सन राइट हैंड होगा तो राइट हैंड के ऑपोजिट में लेफ्ट साइड हमें इलेक्ट्रोड को सिर्फ एक ही साइड, बायलेटरली नहीं सिर्फ एक ही साइड इलेक्ट्रोड को प्लेस हमें करना है। और बायलेटरली में मिड पॉइंट में कैंथस और टर्गस के बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके मिड पॉइंट से अबोव जाके हमें इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ ईसीटी, बायलेटरल ईसीटी एंड यूनिलेटरल ईसीटी। अब हम आगे देखेंगे इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मीन्स वो कौन सी सिचुएशन है, कौन सी परिस्थितियां है जिसमें हम पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। और सेकेंड वन है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मीनिंग होता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां है जिसमें हम पेशेंट को ईसीटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी में पहले लिखा है मेजर डिप्रेशन। किसी भी पेशेंट को मेजर डिप्रेशन होगा, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन जो मेंटली अनहेल्दी है उसको मेजर डिप्रेशन होगा तो हम उसको ईसीटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज डिप्रेशन से मेंटली काफ़ी सारे चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं, इसीलिए हम मेजर डिप्रेशन में ईसीटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड वन है हमारा सीवियर केटाटोनिया। ओके, सीवियर केटाटोनिया का मीनिंग होता है सीवियर मतलब कि ज्यादा, केटाटोनिया एक फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर है जिसमें थिंकिंग, इमोशन, वोल्यूशन फैकल्टीज जो है सब वो इम्पेयर हो जाती है। तो सीवियर केटाटोनिया कंडीशन में भी हम ईसीटी को पेशेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड वन है हमारा सीवियर साइकोसिस। जितने भी साइकोसिस डिसऑर्डर है, स्किजोफ्रेनिया, लाइक मेनिया, स्किजोफ्रेनिया में इमोशन थिंकिंग इम्पेयर हो जाते हैं, मेनिया के अंदर पेशेंट जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, सीवियर हैप्पीनेस उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम ईसीटी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मूड डिसऑर्डर। जितने भी मूड डिसऑर्डर्स हैं लाइक बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबिया डिसऑर्डर है, तो उस डिसऑर्डर में भी हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा आता है कार्डियक डिजीज। पेशेंट को मेंटली डिसेबिलिटी के साथ कार्डियक डिसीज हो तो उसमें भी हम ईसीटी पेशेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। इस परिस्थितियों में हम पेशेंट में ईसीटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स कि कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें हम ईसीटी को दे सकते नहीं। ओके, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी में दो पार्ट होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ओके, तो फर्स्ट वन आता है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स के वो ऐसी परिस्थितियां जिसमें हमें किसी भी कारणवश पेशेंट में ईसीटी प्रोवाइड करनी नहीं है। ओके, तो पहले देखते हैं हम इंक्रीज एब्सोल्यूट।
और सेकेंड वन है हमारा रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हमें पेशेंट को ईसीटी देना ही नहीं है, कोई भी कारण में देना नहीं है, पर पेशेंट की नीड हो, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम, पेशेंट की कंडीशन ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाती है, उसमें हमको देना पड़ता है मजबूरी में आकर, वरना इसमें भी हम दे नहीं सकते। ओके, तो देखते हैं हम पहले एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में फर्स्ट वन है हमारा इंक्रीज आईपी की आईसीपी। इंक्रीज मतलब कि बढ़ जाना, क्या बढ़ जाता है? आईसीपी। आईसीपी मींस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्रेनियल कैविटी का जो प्रेशर है वो किसी भी कारणवश बढ़ जाता है तो भी हम ईसीटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसमें ब्रेन में डिसेबिलिटीज होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है हमारा आर्टिफिशियल मैकेनिकल इम्प्लांट। बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल मैकेनिकल इम्प्लांट जो हमने किया है तब भी हम ईसीटी पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज उससे फ्रैक्चर होने के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर हार्ट के लिए हम यूज में लेते हैं, तो उसमें भी हम ईसीटी प्रोवाइड नहीं कर सकते पेशेंट को। और लास्ट में आता है हमारा ग्लूकोमा, जो एक आई डिसऑर्डर है। वो आई डिसऑर्डर जो पेशेंट में प्रेजेंट होगा उसमें भी हम ईसीटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में फर्स्ट वन है हमारा सेरेब्रल एन्यूरिज्म। सेरेब्रल एन्यूरिज्म में हार्ट में जो आर्टरी होती है वो एबनॉर्मल ही बल्ज हो जाती है, बल्ज होने के कारण वो बाहर निकल जाती है, उसे हम सेरेब्रल एन्यूरिज्म कहते हैं। ये कंडीशन में हमें ईसीटी देना ही नहीं है, पर पेशेंट की नीड है, पेशेंट को जरूरत है, तो हम इसमें 10% चांसेस है कि हम उसको दे सकते हैं। दूसरा है हमारा सेरेब्रल हेमरेज। ब्रेन के अंदर कोई किसी भी प्रकार का इंटरनल या फिर एक्सटर्नल हेमरेज हो गया हो तब भी हम नहीं दे सकते ईसीटी को। बाद में आता है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन में कोई भी प्रकार का ट्यूमर हो जाए तब भी नहीं दे सकते। उसके बाद आता है हमारा मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, जो हार्ट के मिडिल लेयर का डिसऑर्डर है, उसमें मायोकार्डियम लेयर के सारे सेल्स और टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी हम पेशेंट को ईसीटी नहीं दे सकते, बट पेशेंट की जो नीड है तो हमें देना ही पड़ेगा। उसके बाद है न्यूमोनिया, फ्रैक्चर, और लास्ट में आता है हमारा प्रेगनेंसी और एक्सेट्रा। तो ये सबसे सारे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ईसी। ठीक है, आगे हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन एंड साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। देखते हैं हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट हम देखेंगे साइड इफेक्ट्स, कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं ईसीटी थेरेपी के। ओके, साइड इफेक्ट्स ऑफ ईसीटी। साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी में पहला है मेमोरी इम्पेयरमेंट। मेमोरी इम्पेयरमेंट, मेमोरी यानी कि याद शक्ति, इम्पेयरमेंट यानी कि किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी आ जाना, रुकावट आ जाना। तो पेशेंट की जो एबिलिटी होती है मेमोरी को स्टोर रखने की, वो सब मेमोरी उसमें साइड इफेक्ट के कारण क्या हो जाती है? मेमोरी इम्पेयरनेस हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ये पहली साइड इफेक्ट है ईसीटी की। उसके बाद है ड्राउजीनेस एंड कंफ्यूजन। ड्राउजीनेस मतलब कि पेशेंट थका हुआ दिखता है, हारा हुआ दिखता है। उसके बाद कंफ्यूजन, पेशेंट के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड वन है साइड इफेक्ट पुअर कंसंट्रेशन। पेशेंट का जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पर्सन पे जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए उतना रहता नहीं है, पुअर यानी कि कम हो जाता है कंसंट्रेशन। उसके बाद है सीवियर हेडेक और बैक एक देखने को मिलता है। हेडेक यानी सिर का दर्द और बैक एक यानी कि पीठ का दर्द हमें ईसीटी के साइड इफेक्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद है ड्राइनेस ऑफ माउथ। माउथ जो ओरल कैविटी है वो हमारी कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी ड्राइनेस ऑफ माउथ में। और लास्ट में आता है पाल्पिटेशंस, पेशेंट को पाल्पिटेशंस फील होंगे। और लास्ट में टंग बाइट एंड इनकंटिनेंस। ओके, टंग बाइट यानी कि ईसीटी देते समय किसी भी कारणवश टंग को बाइट यानी कि टंग बाइट हो जाती है किसी भी कारणवश। और लास्ट में है इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस यानी कि इनवॉलंटरी यूरिन या फिर फिसिस का पास आउट हो जाना, उसे बोलते हैं हम इनकंटिनेंस। तो ये थे सारे हमारे साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईसीटी। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि ईसीटी आफ्टर ईसीटी कौन कौन से डिसेबिलिटीज या कौन कौन से इम्पेयरमेंट पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो उसमें पहला है रेट्रोग्रेड एमनेशिया। रेट्रोग्रेड एमनेशिया का मीनिंग होता है लॉस ऑफ
पास्ट मेमोरी, कि आफ्टर ईसीजी जब पेशेंट होश में आता है और उसे हम पास्ट के बारे में जितना पूछेंगे वो बता नहीं पाएगा, उसकी पास्ट मेमोरी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। ये कॉम्प्लिकेशन है ईसीटी का। ओके, सेकेंड वन है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन हो जाना मतलब कि अपनी जगह से बाहर निकल जाना। तो डिसलोकेशन हो जाता है जो ह्यूमरस और फीबर बोन का, हमें यहाँ डिसलोकेशन देखने को मिलेगा। जो यानी कि जड़बा, ह्यूमरस यानी कि हमारे हाथ का बोन, और फीमर यानी कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट बोन जो फीमर होता है वो डिसलोकेशन हो जाता है। उसके बाद थर्ड वन कॉम्प्लिकेशन है वो है डिसएरिथमियास। हार्ट की जो पंपिंग की जो रिदम होती है, कार्डियक की जो पंपिंग की रिदम होती है वो डिसेबल हो जाती है, इनेबल हो जाती है, इसलिए हम उसको डिसएरिथमियास बोलते हैं। तो डिसएरिथमियास भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट मीन्स के जो रेस्पिरेटरी के फंक्शंस है, O2 को लेना, CO2 को बाहर करना, ये जो रेस्पिरेटरी के फंक्शंस है वो सभी स्टॉप हो जाएंगे, इसलिए उस कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी अरेस्ट बोलते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन ईसीटी में देखने को मिलेगी। और लास्ट वन कॉम्प्लिकेशन आती है हमारा लंबार फ्रैक्चर। लंबार फ्रैक्चर जो पीछे का जो लंबार वर्टिब्रा का एक बोन होता है उसमें भी हमें फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साइड इफेक्ट्स ऑफ ईसीटी और ये थे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी। आगे हम देखते हैं प्रिवेंशन या फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईसीटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी ट्रीटमेंट। कि एज ए नर्स ईसीटी देते समय नर्स के कैसे कैसे रोल होने चाहिए। तो 3 टाइप्स ऑफ नर्स रोल होने चाहिए, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट। प्री मतलब के बिफोर ईसीटी हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज ए नर्स। ओके, उसके बाद आता है इंट्रा। तो इंट्रा में हमें ड्यूरिंग ईसीटी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है या फिर कौन कौन सी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट। तो आफ्टर द ईसीटी हमें कौन कौन सी केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी ट्रीटमेंट। उसमें पहला है प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन। की प्री ट्रीटमेंट हम पहले क्या करेंगे बिफोर ईसीटी। ईसीटी हमने दिया नहीं है उसके पहले हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा पॉइंट है कलेक्ट मेडिकल एंड फिजिकल हिस्ट्री इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज। ओके, पहले हम कलेक्शन करेंगे। कलेक्ट करेंगे, क्या कलेक्ट करेंगे हम, मेडिकल और फिजिकल हिस्ट्री। किसकी, पेशेंट की मेडिकल और फिजिकल हिस्ट्री लेंगे। पास्ट में कोई मेडिकल या पास्ट में कोई एंटीसाइकोटिक या फिर एंटी डिप्रेशन कोई ड्रग वो ले रहे थे कि नहीं। फिजिकल हिस्ट्री में कोई भी डिसेबिलिटीज या फिर कोई भी फ्रैक्चर, ब्रेन का फ्रैक्चर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, ये हम हिस्ट्री ले सकते हैं फिजिकल हिस्ट्री में। उसके बाद इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, पेशेंट को कोई एलर्जीज है या नहीं वो हम हिस्ट्री में ले सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है अनइन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी टेकन। हमें ईसीटी पेशेंट को देना है तो पेशेंट के पास से या फिर पेशेंट एबल ना हो तो उसके फैमिली के पास से हमें इन्फॉर्म को कंसेंट है वो इन्फॉर्म करवा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसका जिम्मेदार कोई रहता नहीं है। इसीलिए इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी टेकन। इन्फॉर्म कंसेंट लेना हमारी पहली जिम्मेदारी होती है। उसके बाद है असिस बेस लाइन वाइटल साइन। हमें पेशेंट का बेस लाइन वाइटल साइन को असिस करना होगा। उसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड पेन को हमें असिस करना होगा। नेक्स्ट वन, पेशेंट शुड बी ऑन एम्प्टी स्टमक 4 to 6 आवर प्रायर टू ईसीटी। हम ईसीटी पेशेंट को दे उससे 4 से 6 घंटे पहले हमें पेशेंट का स्टमक को एम्प्टी रखना होगा, क्योंकि एम्प्टी रखने से किसी भी प्रकार का जीईआरडी की कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। इसीलिए हमें 4 से 6 घंटे पहले ही स्टमक को एम्प्टी करवा देना, एम्प्टी यानी खाली करवा देना होगा। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा प्री ट्रीटमेंट में एनी ज्वेलरी, प्रोस्थेसिस, डेंचर, कॉन्टैक्ट लेंस एंड टाइट क्लोथिंग शुड बी रिमूव फ्रॉम द पेशेंट। कि पेशेंट ने कोई भी ज्वेलरी पहनी हो, कोई भी प्रोस्थेसिस मतलब कि कोई भी शरीर में इम्प्लांटेशन किया हो तो वो, डेंचर्स यानी कि दांत में कोई भी डेंचर्स पहने हो, कॉन्टैक्ट लेंस आई में पहने हो या फिर टाइट क्लोथिंग उसने पहनी हो तो उसे हमें शुड बी रिमूव कर देना है, क्योंकि ईसीटी के दौरान किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन ना आए। उसके बाद का पॉइंट है एम्प्टी ब्लैडर एंड बोवेल बिफोर ईसीटी। हमें ईसीटी के पहले
पेशेंट का ब्लेडर और बोवेल है उसको एम्प्टी करवा देना है। और लास्ट वन है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.6 mg एट्रोपिन आईएम और सब क्यों हम दे सकते हैं बिफोर 30 मिनट ऑफ ईसीटी। एट्रोपिन सल्फेट हम इसीलिए दे रहे हैं कि बॉडी में जितने भी सलाइवा सिक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाए और एस्पायरेशन कॉम्प्लिकेशन को हम बचा सके, इसीलिए हमें 0.6 mg एट्रोपिन सल्फेट आईएम या फिर सबक्यूटेनियस हम पेशेंट को बिफोर 30 मिनट ऑफ ईसीटी हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये था मैनेजमेंट या फिर हम ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन ऑफ द ईसीटी। बाद में हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रा ट्रीटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द ईसीटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ नर्स ईसीटी ट्रीटमेंट में। दूसरी ट्रीटमेंट हमारी इंट्रा ट्रीटमेंट। इंट्रा ट्रीटमेंट यानी कि ड्यूरिंग ईसीटी हम कौन कौन सी केयर करेंगे, कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। उसमें फर्स्ट वन लिखा है प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबली ऑन ईसीटी टेबल इन सुपाइन पोजीशन। हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवानी है, सुपाइन पोजीशन, और इस सुपाइन पोजीशन में हमें ईसीटी टेबल पर देना है। ईसीटी टेबल के ऊपर हमें सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को कंफर्टेबल प्लेस करना होगा, रखना होगा। उसके बाद है स्टे विथ द पेशेंट टू अले एंजाइटी एंड फियर। ओके, एंजाइटी और फियर को रिड्यूस करने के लिए, पेशेंट के मन के अंदर एंजाइटी और फियर हो सकता है तो उसे रिड्यूस करने के लिए उसके साथ ही हमें रहना होगा, स्टे करना होगा। ओके, उसके बाद लिखा है असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द एनेस्थेटिक एजेंट एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन और एनेस्थेसिया जो प्रोवाइड करवा रहा है उसे भी हमें असिस्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट वन लिखा है हमारा माउथ गैग शुड बी इंसर्टेड टू प्रिवेंट टंग बाइट। टंग गलती से बाइट ना हो जाए, टंग किस कोई भी कारण से बाइट ना हो जाए, इसीलिए हमें माउथ गैग को इंसर्ट करके रखना होगा। ओके, उसके बाद का पॉइंट हम देखते हैं द इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट शुड बी क्लीन विथ नॉर्मल सलाइन। कि जिस जगह हम इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे, हमने देखा था कि बाई लेटरली फ्रंटोटेम्पोरल रीजन में हम इलेक्ट्रोड को प्लेस कर रहे हैं, तो वहां की साइड हमें नॉर्मल सलाइन से क्लीन करनी होगी, उसके बाद ही हम इलेक्ट्रोड्स को लगा सकते हैं। उसके बाद लिखा है मॉनिटर वोल्टेज इंटेंसिटी ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेंट्स गिवन। कि जो भी हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं, जो भी हम इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दे रहे हैं, उसकी हमें वोल्टेज को, इंटेंसिटी को और ड्यूरेशन को मॉनिटर करते रहना होगा। उसके बाद लिखा है 100% O2। O2 यानी कि ऑक्सीजन, हमें 100% ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है। बाद में नेक्स्ट लिखा है मॉनिटर वाइटल साइन ECG। ECG मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और O2 सैचुरेशन और EEG मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये चारों को हमें मॉनिटर करना होगा। वाइटल साइन में हम रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और पेन को असेस करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम हार्ट की रिदम को चेक करेंगे। O2 सैचुरेशन में ऑक्सीजन बॉडी में कितना मिल रहा है पेशेंट को, वो हम चेक करेंगे। और EEG में ब्रेन की एक्टिविटी और ब्रेन में कितने इम्पल्सेस रन कर रहे हैं वो भी हम चेक करेंगे। उसके बाद लास्ट वन हमारी केयर आती है रिकॉर्ड द फाइंडिंग एंड मेडिसिन गिवन इन द पेशेंट चार्ट। कि पेशेंट का जो चार्ट होता है उसमें हमें रिकॉर्ड करना होता है कि हमने कौन कौन सी फाइंडिंग्स की है और कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दी है। इतना मैनेजमेंट, इतनी ट्रीटमेंट हमें इंट्रा ट्रीटमेंट में करनी होगी। ड्यूरिंग ईसीटी जब हम ईसीटी दे रहे हैं तब इतनी बातों का हमें ध्यान रखना है और इतनी केयर हमें प्रोवाइड करवानी है। और लास्ट में हम देखेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट। तो चलिए देखते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ईसीटी। ओके, देखते हैं हम ईसीटी ट्रीटमेंट की लास्ट ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट आफ्टर ईसीटी हम क्या करेंगे, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज ए नर्स हमारी। पहले हमने देखा था प्री ट्रीटमेंट बिफोर ईसीटी ट्रीटमेंट, बाद में हमने देखा इंट्रा ट्रीटमेंट ड्यूरिंग ईसीटी, और लास्ट में हम देखेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ईसीटी। ओके, उसमें हम पहले मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को कि वाइटल साइंस नॉर्मल है या एबनॉर्मल। उसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को हम चेक करेंगे। उसके बाद है कंटिन्यू ऑक्सीजन टिल स्पॉन्टानियस रेस्पिरेशन स्टार्ट। ओके, जब तक स्पॉन्टानियस, जब तक सही रेस्पिरेशन स्टार्ट ना हो जाए तब तक हमें ऑक्सीजन को कंटिन्यूस 100% O2 हमें पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है।
उसके बाद लिखा है असिस्ट पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, कि पेशेंट को आफ्टर ईसीटी जितने भी कंफ्यूजन रेस्टलेसनेस हो रहे हैं उसे भी हमें असिस्ट करना होगा। और इफ देयर इज सीवियर कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस आईवी डाइजेपाम में बी गिवन, और पेशेंट को सीवियरली कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस हो रहा है तो हम डाइजेपाम वाया आईवी भी हम दे सकते हैं। डाइजेपाम एज अ सेडेटिव ड्रग्स वर्क करेगा, इसमें पेशेंट एकदम रिलैक्स हो जाएगा, उसकी वजह से कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस वो है रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट वन हमें लिखा है रीओरिएंट द पेशेंट आफ्टर रिकवरी। आफ्टर ईसीटी जब पेशेंट रिकवरी स्टेज में आता है तो हमें उसको रीओरिएंट करना होगा। रीओरिएंट करना मीन्स के हमें उससे क्वेश्चन आंसर पूछने हैं कि आप कहाँ है, आप किस जगह पर है, आपके साथ क्या हुआ है, वो सभी रीओरिएंटेशन हमें पेशेंट के साथ करना है। और लास्ट में हमने लिखा है डॉक्यूमेंट एनी फाइंडिंग एज रिलेवेंट द पेशेंट रिकॉर्ड, कि हमने जितने भी फाइंडिंग किए हैं वो पेशेंट के रिकॉर्ड में हमें डॉक्यूमेंटेशन कर देनी है। इतनी बातों का हम ध्यान रखेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट में। ये थी हमारी पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ईसीटी। अब तक हमने देखा ईसीटी की डेफिनेशन, ईसीटी के फ्रीक्वेंसी, ईसीटी के वोल्टेज, ईसीटी के ड्यूरेशन को, पैरामीटर्स को, कॉम्प्लिकेशन को, साइड इफेक्ट को, और लास्ट में हमने देखे 3 मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ईसीटी एंड होता है, यहाँ पे हमारा ईसीटी समाप्त होता है। ओके, आई विश आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो उसके बाद आगे के वीडियो में हम और भी अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू, और अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।